हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ रहे थे बायो रिएक्टर के बारे में। तो हम ये जो टॉपिक है इसे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास हम बात कर रहे थे बायो रिएक्टर के बारे में। तो बायो रिएक्टर क्या होता है, हमने कहा था कि अब हमने क्या कर दिया है, अपना जो जीन है वो ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, उस सेल को जिसमें हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है, यानी कि जिसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब हमें उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को, या वो कोई भी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल या फिर कोई एनिमल सेल, उसे कल्चर कराना है। तो जिस भी वेसल्स में, जहाँ पे भी उस बैक्टीरियल सेल को हम कल्चर कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, उसे हम बायो रिएक्टर कहते हैं। तो बायो रिएक्टर के बारे में हमने कल देखा था। ये हमने बायो रिएक्टर का हमने डायग्राम देखा था। ये हमने बायो रिएक्टर का हमने डायग्राम देखा था। तो इसमें आपने इसके पार्ट्स देखे थे कि किस पार्ट का क्या यहाँ पे फंक्शन है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि बायो रिएक्टर में सारे ही चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, मेंटेन होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं, हम वहाँ पे उसे ऐड करते हैं। सारे पोषक तत्वों को हमने ऐड किया। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं, यानी कि किस किस चीज़ों पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। हमने कहा पीएच, पीएच को देखेंगे कि पीएच वहाँ पे कितना है, पीएच वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सेकेंड बात हमने की थी कि ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन कितना है, टेम्परेचर कितना है, और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी डाले जाते हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये बायो रिएक्टर में फिक्स होते हैं। ये तो सिंपली एक क्या है, ये सिंपली एक वेसल जैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि पीएच को देखने के लिए, और भी बहुत सारे होंगे, जैसे टेम्परेचर को देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या होती है, इम्पैलर होते हैं। जो ये ब्लेड आपको दिखाई गई है, ये क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पैलर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो चीज़ें होती हैं उन्हें क्या करना, डिज़ोल्व करना, यानी कि घोलना। हमने कहा था जैसे मिक्सी में आप देखते हो, तो मिक्सी में क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। इनका वही सेम फंक्शन है, मिक्स करना। तो क्या देखा हमने, हमने देखा जो इम्पैलर थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि इसमें एक स्टीम ब्रेकर होता है। सबसे ऊपर वाली जो ब्लेड आपको दिख रही है, ये क्या करती है, फॉर्म ब्रेकर होती है। फॉर्म यानी कि अब अगर क्या होगा, हमने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को आप बहुत जो फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वहाँ पे झाग बनने लगता है। तो उसी फॉर्म को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे ऊपर जो वहाँ पे इम्पैलर दिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, फोम को ब्रेक करते हैं। नीचे से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से एयर इन्हें प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार के बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। ये पढ़ा था हमने किसके बारे में, ये पढ़ा था हमने बायो रिएक्टर के बारे में, कि कैसा इसका एक डायग्राम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, अब हम देखेंगे कि जो बायो रिएक्टर होते हैं, बायो रिएक्टर में किस किस प्रकार से यहाँ पे कल्चर हम करा सकते हैं। तो दो प्रकार के कल्चर हम यहाँ पे कराते हैं किसी बायो रिएक्टर में। एक है बैच फर्मेंटेशन और दूसरा है कंटिन्यू फर्मेंटेशन। तो क्या होता है बैच फर्मेंटेशन में, हमने कहा ये एक बायो रिएक्टर है, और यहाँ पे हमने पूरे न्यूट्रिएंट यहाँ पे डाल दिए हैं। सारे न्यूट्रिएंट हैं यहाँ पे, पीएच भी क्या है, सूटेबल है, टेम्परेचर सूटेबल है, और सारी ही चीज़ें हमने बैक्टीरिया के हिसाब से फिक्स कर दी हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब बैक्टीरिया की क्या होती है, बैक्टीरिया हम डालेंगे तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, कॉलोनी बननी शुरू हो जाएगी। अब ये क्या है, बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, एक बैच का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि क्या होता है, गुच्छे जैसी संरचना यहाँ पे ये कर देते हैं। तो बैच फर्मेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यू फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। क्या होता है यहाँ पे बैच फर्मेंटेशन में,
ये डायरेक्शन ग्रोथ को इंडिकेट करती है। यहाँ पे क्या है, ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, और ये क्या है, टाइम है। अब क्या होता है इसमें, किस प्रकार से बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं, हम यही चीज देखते हैं बैच फर्मेंटेशन में। तो क्या होता है, कुछ ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है। इस कर्व को क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो ग्रोथ क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रोथ कम है। तो जहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, यानी ग्रोथ का, वृद्धि का जो सबसे पहला चरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। ये क्या होगा, ये होगा लैग फेज, ये है लैग फेज। लैग फेज के बाद क्या होता है, अब सीधे बहुत तेजी से क्या होती है, वृद्धि बढ़ जाएगी। अब देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, एकदम वृद्धि बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वृद्धि क्या है, जैसे जैसे यहाँ से ये जो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे ऊपर को जाएगा, ऊपर को बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है, वृद्धि बहुत कम है। अगर हम लैग फेज को देखें तो वृद्धि यहाँ है, इतनी कम है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि बढ़ रही है, और जहाँ पे तेजी से वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर लॉग कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे वृद्धि बहुत तेजी से हुई, अब धीरे धीरे क्या है कि जो वृद्धि है वो स्थिर हो गई है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ अब जो वृद्धि है वो वृद्धि बढ़ नहीं रही है, वो क्या है, अब स्टेबल हो गई है। ये जो वृद्धि है ये क्या है, आपको स्टेबल दिख रही है। स्टेबल का मतलब है स्थिर है, यानी अब स्थिर क्यों है, क्योंकि इसका जो पॉइंट आया है वो यहीं पे रुक गया है, का जो पॉइंट है वो यहीं पे रुक गया है। क्योंकि वृद्धि तो तब होगी जब क्या होगा, ये ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सीधी ऊपर की ओर होगी। तो इस फेज को जहाँ पे वृद्धि रुक जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्या है, स्टेशनरी फेज है। कुछ वर्ड्स हमारे पास आए हैं, अब हम देखते हैं क्या क्या ये वर्ड होते हैं। हमने कहा, हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये टाइम के साथ साथ, अब हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ वृद्धि किस प्रकार की हो रही है, और यहाँ पे ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है ये वाला। तो हमने देखा कि वृद्धि सबसे पहले धीरे धीरे शुरू होगी। क्यों धीरे शुरू होगी, कल हमने ग्रोथ रेट की बात की थी। क्या हुआ था ग्रोथ रेट, हमने कहा था ये एक सेल है और इस सेल से दो सेल बने कितने सेकंड में, यहाँ पे 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड में नए कितनी सेल बनी है, यहाँ पे एक बनी है। क्यों, क्योंकि एक सेल ऑलरेडी हमारे पास थी, उस एक सेल ने फिर दो सेल बनाई है, यानी कि नया कितना बना है, यहाँ पे जो नई सेल बनी है वो एक है। अब हमने कहा अगले जो 20 सेकंड थे उसमें से इन दो सेल ने कितनी सेल बनाई है, ये भी 20 सेकंड था। तो इन दो सेल ने 4 सेल बनाई है, तो नए कितने हो गए, 2 हो गए हैं। क्योंकि नए जो हो गए हैं वो 2 हो गए हैं, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से थे। अब हमने कहा फिर से इन 4 सेल ने कितनी सेल बनाई है, 8 सेल बनाई है। अब हमने क्या कहा, 4 सेल ने 8 सेल बनाई है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो नए कितने ऐड हुए, 4 ऐड हुए। अब आप देख रहे हो एक से पहले कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई थी, सिर्फ एक वृद्धि यहाँ पे हुई थी, एक सेल की यहाँ पे वृद्धि हुई। अब 2 से सीधे 4 हो गया है, 2 से कितना, 4 हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या हो रही है वृद्धि, पहले एक ही नई सेल आई थी, अब 2 नई सेल आ गई हैं। अब ये जो 8 क्या करेंगे, 8 सेल क्या करेंगी, 16 सेल का निर्माण करेंगी, और नए इंडिविजुअल का वहाँ पे कितनी संख्या होगी, 8 होगी। अब आप देखेंगे 4 से 8 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, 4 से
8 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हो ग्रोथ रेट पहले कम था, पहले एक इंडिविजुअल बढ़ा, फिर 2 बढ़े, अब 4 से 8 बढ़ रहे हैं, तो अब 4 नए इंडिविजुअल बढ़ गए हैं। इसी प्रकार यही हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में देख रहे हैं। सबसे पहले जब वृद्धि हुई थी तो क्या थी, बहुत धीरे धीरे हो रही थी, क्योंकि क्या है, हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 5 बैक्टीरिया को डाला। अब 5 बैक्टीरिया क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 20 सेकंड में वो हर एक बैक्टीरिया 2 सेल का निर्माण कर रहा है। तो क्या होगा, 5 बैक्टीरिया कितनी सेल का निर्माण करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि हर एक कितनी नई सेल बनाएगा, हर जो सेल है वो 2 सेल बनाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा और यहाँ पे बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हुई, तो एकदम से ग्रोथ बढ़ गई है। अब ये है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। अब क्या हुआ, जब बहुत तेजी से वृद्धि बढ़ी तो एक ऐसा फेज आया कि जहाँ पे वृद्धि स्थिर हो गई है, अब वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब भी हम यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने बायोरिएक्टर का यहाँ पे क्या देखा, डायग्राम देखा, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, इनके पोषक तत्व हैं। अब इन सारे ही पोषक तत्वों को जो यहाँ पे बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या कर दिया, सारे पोषक तत्वों को खा लिया है। यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट हमने वहाँ पे ऐड किए थे वो सारे बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है। अब उनके लिए भोजन नहीं बचेगा। अब अगर उनके लिए भोजन बचा ही नहीं है तो वो ग्रोथ कैसे उनकी होगी, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है और क्या है, उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, यानी स्थिर अवस्था वहाँ पे आ जाती है। यही चीज हमने यहाँ पे किसमें देखी है, ग्राफ के माध्यम से समझा है। तो बैच फर्मेंटेशन में आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे इन अ बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑल इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड एट वंस। आपको क्या बोला यहाँ पे कि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो एक ही बार में ऐड कर दिए जा रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, वो जो भी चीजें जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता वहाँ पे बैक्टीरिया को है, सारे ही पोषक तत्व एक ही बार में वहाँ पे ऐड कर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, एंड देन अंडरगो रिएक्शन विदाउट एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो फूड मटेरियल है उसे खा रहे हैं। तो अब बाहर से दोबारा कोई भी जो फूड मटेरियल है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन गोज थ्रू 3 फेजेस। अब यही जो हमने अभी ग्राफ में पढ़ा है वही आपको बता रहे हैं कि इस टाइप का जो फर्मेंटेशन होता है वो 3 फेजेस के थ्रू गुजरता है। लॉग फेज सबसे पहले क्या, लैग फेज आ गया, सबसे पहले क्या है, लैग फेज आया। उसमें आप देखेंगे वेयर द माइक्रोबियल सेल अडप्ट टू द इन्वायरमेंट। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया है। इसमें क्या है, वेयर द सेल्स ग्रो इन साइज एंड देन कम अ स्टेशनरी फेज। तीसरा हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेज आया है, वेयर ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड एंड द सेल्स डाई। यानी कि अब सारा ही जो फूड मटेरियल है वो कंज्यूम हो चुका है, अब सेल की डेथ हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे फूड मटेरियल नहीं है। ये तो क्या है, बैच फर्मेंटेशन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यू फर्मेंटेशन किस प्रकार से बैच फर्मेंटेशन से भिन्न है। उससे पहले आप ये नोट कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो कंटिन्यू फर्मेंटेशन है उसमें क्या होता है। अब कंटिन्यू फर्मेंटेशन को भी हम क्या देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है, इसलिए मैं छोटा सा बनाऊंगी। ये तो क्या है, टाइम है, और ये क्या है, ग्रोथ है। अब क्या होता है इस प्रकार कंटिन्यू फर्मेंटेशन में क्या होता है, अब बैच फर्मेंटेशन में तो क्या हुआ, एक बार जो न्यूट्रिएंट थे वो डाल दिए गए थे, एक बार बैक्टीरिया डाल दिया गया था, उसके बाद कोई भी चीज़ें बाहर से प्रोवाइड नहीं की गई, तो इसीलिए क्या हो गया था, वहाँ पे जो सेल की डेथ हो गई थी। कंटिन्यू फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जब क्या हो जाती है कि बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं, तो जो बैक्टीरिया थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जो बैक्टीरियल जो सेल थी उसे क्या कर दिया गया,
आधे जो बैक्टीरिया थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और आधे वहीं रहते हैं और उन्हें क्या होता है, बाहर से फूड मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है टाइम टू टाइम, जिससे क्या हो, जो सेल है सेल की डेथ नहीं होगी और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है यानी उत्पाद बनता रहेगा। हम क्या करेंगे, अपने उत्पाद को निकालते रहेंगे आधा आधा करके और वहाँ से जो फूड मटेरियल है वो बाहर से प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यू हमें क्या मिलता रहेगा, प्रोडक्ट मिलता रहेगा, यानी लगातार हम अपने प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। तो आपको समझ आ गया है। इसका जो कर्व आएगा क्या होता है, इस प्रकार का कर्व यहाँ पे आता है। तो क्या होता है, यहाँ पे इस वाले फेज को हमने क्या कहा था, लैग फेज कहा था। इस वाले फेज को हमने लैग फेज कहा था और इसको हमने क्या कहा था, लॉग कहा था या फिर एक्सपोनेंशियल कहा था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा लैग फेज में क्या आती है, जो वृद्धि है वो धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग है ग्रोथ की, ग्रोथ क्या हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब क्या होगा, यहाँ पे तेजी से बहुत वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लॉग फेज की अवस्था ही बनी रहती है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम को भी देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारे पास बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर में क्या होता है कि यहाँ से क्या है, हमने जो बैक्टीरिया थे जिनकी बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, उसे हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। और ये जो पंप है, ये जो फीडिंग पंप है, इस फीडिंग पंप के द्वारा हम न्यूट्रिएंट ऐड करते जा रहे हैं, जिससे कि लगातार जो बैक्टीरिया उसे खाना मिलता रहे और वो लगातार अपनी वृद्धि करते रहें। तो ये जो ग्राफ है ये किस में रहता है, लॉग फेज की अवस्था में ही रहता है। यही डिफरेंस है दोनों में, कंटिन्यू और फर्मेंटेशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आप क्या देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सारी चीज़ें एक ही बार प्रोवाइड कर दी जा रही थी और इसमें क्या होता था, इसमें जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, फूड मटेरियल है, वो बराबर उसे ऐड भी किया जा रहा है। और बैक्टीरिया की जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो उन्हें क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही हम पढ़ लेंगे। तो आप देखेंगे कंटिन्यू फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस वेयर इंग्रेडिएंट्स आर एडेड थ्रू आउट द प्रोसेस एज पर द नीड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे न्यूट्रिएंट को बराबर ऐड किया जाता है। सेकेंड आप देखेंगे एंड द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड एज दे आर फॉर्म्ड, यानी कि प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे द एक्सपोनेंशियल फेज इज यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इन दिस टाइप बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। एक्सपोनेंशियल फेज बना रहता है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल को ही हमने क्या कहा है, लॉग फेज कहा है। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हल्का सा ग्राफ की बात की गई है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन बात आपको क्या याद रखनी है, आपको बायोरिएक्टर के डायग्राम आने चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत आते हैं, बायोरिएक्टर के डायग्राम बनाइए। तो ये जो कंटिन्यू फर्मेंटेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात हमने कर ली है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। अब हम क्या देखेंगे, जो बायोरिएक्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि बायोरिएक्टर में कितने प्रकार के कल्चर हम करा सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहला हमारे पास आता है कंटिन्यूअस स्टार्ड टैंक फर्मेंटर। क्या होता है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, यही इसका डायग्राम है। आप देखोगे यह है स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इसी प्रकार का इसका क्या आता है, डायग्राम होता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डायग्राम आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो बहुत अच्छे से। आप पढ़ोगे अ कंटिन्यूअस स्टार्ड टैंक bioreactor is made up of a cylindrical vessels with a central shaft controlled by a motor that support one or more impellers। ये आपने देखा, क्या आपको बता रहा है कि क्या होता है कि ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है। सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि ये नीचे से ऐसा होगा, इस प्रकार का शेप होगा नीचे से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात की है कि
मोटर पे बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे इम्पेलर होते हैं। ये हमने देखी मोटर है ये, और मोटर पे बहुत ज़्यादा इम्पेलर होते हैं, जिसे हमने कहा था ये मिक्सिंग का काम करते हैं। यानी क्या हो रहा है, एक तो ये बैक्टीरिया को एक जगह पे इकट्ठे नहीं होने देंगे, दूसरा ऑक्सीजन को भी घोलेंगे, और तीसरा जो न्यूट्रिएंट है उन्हें भी क्या करेंगे, घोलेंगे। तो यही बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, द स्पार्जर इन कॉम्बिनेशन विद इम्पेलर अलाउ फॉर अ इम्प्रूव्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वेसल्स। आपको ये लाइन में यही बता रही है कि जो स्पार्जर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे हेल्प कराता है। थर्ड में आप पढ़ेंगे, अ स्टायर टैंक बायोरिएक्टर कैन बी ऑपरेट कंटिन्यूसली इन द फर्मेंटर, टेम्परेचर कंट्रोल इज effortless, construction is cheap, easy to operate, resulting in low labor cost and it is easy to clean। अब यहाँ पे ये जो बायोरिएक्टर है, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है जो, उसकी आपको इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि ये क्या है, इसे क्यों कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है चीप होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, और ऑपरेट यानी कि इसे चलाने का जो मेथड होता है सिंपल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो होती है लेबर कॉस्ट क्या है, कम है, और क्या है, क्लीन करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें क्लीन भी किया जाता है। अगर कोई माइक्रो वहाँ पे आप उगा रहे हो तो उसके बाद अगर आप दूसरी बार उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे क्या है, क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट पॉइंट में क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर यूज्ड इन इंडस्ट्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन सा बायोरिएक्टर है जिसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, स्टायर्ड टैंक फर्मेंटर। आपको इसके बाद हम जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली हम किसका यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो है स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सेकेंड टाइप हमारे पास आया है। तो ये क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें क्या है। हमने कहा था, जब हमने पहले टाइप की बात की थी, हमने कहा था उसका जो एंड है वो कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम स्पार्ज्ड टैंक की बात करें तो उसका जो तल होता है वो कैसा होता है, एकदम फ्लैट होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इम्पैलर नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होता है जो क्या करता है, मिक्सिंग का काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे इम्पैलर नहीं होंगे, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ये है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर का एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी इम्पैलर नहीं है। तो इसमें आप देखोगे, स्पार्ज स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एरिएशन ऑफ द कल्चर ग्रोथ। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया देता है। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस प्रकार की बात करें तो यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट देखेंगे, दे प्रोवाइड अ कंसिडरेबल सरफेस एरिया अवेलेबल वेयर एयर अबव द लिक्विड कल्चर गेट्स ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्या यहाँ पे बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने कहा दे प्रोवाइड अ कंसिडरेबल सरफेस एरिया अवेलेबल वेयर एयर अबव द लिक्विड कल्चर गेट्स ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच देन ट्रैवल थ्रू आउट द कल्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, चलिए पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम में देखेंगे कि क्या हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गैस एंटरटेनमेंट। बिसाइड इन दीज टैंक्स एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड इन द मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पार्जर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसके पास क्या होता है, स्पार्जर होता है। क्या करता है स्पार्जर, नीचे से क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, उसे फोर्सफुली ऊपर फेंकता है, और इसी कारण यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट हो, बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं वहाँ से। तो इसीलिए इसके पास इम्पैलर नहीं होते हैं, क्योंकि स्पार्जर क्या करता है, स्पार्जर बहुत तेजी से, बहुत फोर्सफुली यहाँ से जो गैस है उसे क्या करेगा, ऊपर की ओर फेंकता है। This dramatically increase the effective surface area available for the oxygen transfer. Next आप देखेंगे, once the concentration of the product
expressed by the host cell in the culture reach the optimal quantity, it is sparged from the culture media and purified. This process is known as downstream processing. downstream processing क्या होती है, इसे हम अभी पढ़ेंगे. नेक्स्ट आप देखेंगे द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट इज देन फॉर्मुलेटेड विद प्रिजर्वेटिव्स टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बायोरिएक्टर का डायग्राम है. हमने कहा था नीचे से क्या आता है, स्पार्जर होता है. ये बहुत तेजी से क्या करेगा, यहाँ पे से एयर को ऊपर की ओर फेंकेगा, जिससे क्या आती है, पूरी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं. सेकेंड क्या आता है, यहाँ पे ये जो पानी है कुछ इस प्रकार का हो जाता है. अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो एयर होगी ये नीचे की ओर ट्रैप हो जाएगी, नीचे की ओर आएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे नीचे की ओर ट्रैप हो जाती है. सेकेंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इम्पैलर नहीं है. यही डिफरेंस है दोनों में. और अगर हम बात करें कि कॉमनली हम किसे यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे जो स्टार्ड टैंक है उसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो स्पार्ज्ड टैंक है इसके बारे में आप जो पॉइंट्स है इसे नोट कर सकते हैं. चलिए अब हम पढ़ेंगे जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है. हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है. तो हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. क्या होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन, जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट हमारा कहाँ बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर बनता है. हो सकता है कि वो सेल के बाहर भी बने, लेकिन सेल के अंदर भी बन सकता है. तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसे सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे. प्यूरिफाई क्यों करेंगे, ताकि उसमें उस सेल का कोई भी मॉलिक्यूल ना आए. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं. यानी अभी तक अब हमने सब कुछ कर लिया है, हमने अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर लिया है, उसके बाद हमने उसे ग्रो करा लिया है. ग्रो कराने के बाद अब हम अपना जो प्रोडक्ट है उसे सेपरेट कर रहे हैं, यानी हमारा जो उत्पाद है उसे निकाल रहे हैं और उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं. इसी प्रोसेस को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू द प्रोडक्ट. अब क्या होता है, उसका प्रिजर्वेशन भी करते हैं. तो क्या होता है, सुटेबल प्रिजर्वेशन यानी कि उसका जो आप कह सकते हो स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे क्या होते हैं, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स वहाँ पे उसे प्रोवाइड कराए जाते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉपर क्वालिटी चेक इज मेंटेन. अब उसकी क्या होती है कि उसकी जो क्वालिटी को प्रॉपरली क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है. इसमें आप देखेंगे इन केस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड. अब क्या होगा, ट्रायल भी होता है. यानी कि पहले अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूजफुल है या नहीं है, या फिर वो सेफ है या नहीं है. तो उसके लिए क्या होता है, ट्रायल होता है. नेक्स्ट आप देखेंगे प्योर homogeneous products are obtained which are free of other molecules. After all this, desired quality products are obtained and released into the market for the public use. ये सारी ही प्रोसेस करने के बाद अब क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसे पब्लिकली यूज़ किया जाता है. तो जो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब हम उन्हें पॉइंट के थ्रू समझ लेंगे कि क्या क्या हो रहा है. सबसे पहला होता है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल. क्या होता है इसमें, हम देखेंगे ऑब्टेनिंग अ पार्टिकुलेट फ्री लिक्विड यूजिंग फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो यहाँ पे क्या आता है कि अब हम क्या करेंगे कि जो इनसॉल्युबल्स होते हैं, यानी कुछ उसमें अशुद्धता होती है हमारे प्रोडक्ट में, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम वहाँ पे अब शुद्धिकरण यहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा और उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा और फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा. यानी इन चीज़ों के द्वारा यहाँ पे क्या आता है कि जो इनसॉल्युबल्स होते हैं उसे वहाँ पे रिमूव कराया जाता है. सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्ट आइसोलेशन. प्रोडक्ट को आइसोलेट किया जाता है. इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन डिजायर्ड प्रोडक्ट यूजिंग अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे काम का नहीं है हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन। अब हम प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ वेरी क्लोज chemicals and physical properties with desired product using a chromatography and crystallization। तो आप क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे क्रोमेटोग्राफी से और क्रिस्टलाइजेशन से। लास्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट पॉलिशिंग, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, इसमें ये सारे जो चरण है इसे फॉलो किया जाता है। तो आपको इन शॉर्ट क्या चीज़ें याद रखनी है कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में होता क्या है, प्यूरिफिकेशन होता है, सेपरेशन होता है, और क्या होती है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाती है, ट्रायल किया जाता है, और उसके बाद ही जो वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसे मार्केट में रिलीज किया जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो क्लास आज हमने पढ़ा जो बायो रिएक्टर है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।